साल 2025 के आखिर में नेपाल की राजनीति में भूचाल आया था। जेनजी ने क्रांति की वो मशाल जलाई थी कि पुरानी सरकार के होश उड़ा दिए थे। एक लंबा संघर्ष हुआ जिस पर काबू पाने की सरकार ने बहुत कोशिश की, लेकिन उसे जाना पड़ा। केपी शर्मा ओली गए, उनकी जगह अंतरिम प्रधानमंत्री ने सीट संभाली और फिर मार्च 2026 में हुए जनरल इलेक्शन। यहाँ एक बार फिर इतिहास रचा गया। 27 मार्च 2026 को बालेंद्र शाह उर्फ बालेन शाह ने देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। 35 साल के फॉर्मर अंडरग्राउंड रैपर, स्ट्रक्चरल इंजीनियर और तो और काठमांडू के पूर्व मेयर इसे सिर्फ एक सरकार का बदलना नहीं कह सकते, लेकिन एक तरह से एक युग का अंत माना भी गया। केपी शर्मा ओली, शेर बहादुर देओबा और पुष्प कमल दहल प्रचंड जैसे दिग्गजों के दशकों पुराने राजनीतिक दबदबे को उखाड़ फेंक कर सत्ता में आए बालेन शाह से देश की युवा पीढ़ी को एक नए, पारदर्शी और आधुनिक यानी मॉडर्न नेपाल की बहुत बड़ी उम्मीद थी। लेकिन आज 150 दिनों यानी लगभग 5 महीनों के कार्यकाल के बाद बालेन शाह का वो क्रांतिकारी कॉस्मिक चांद फीका पड़ता दिख रहा है। जिस जेनजी की लहर पर सवार होकर वो सत्ता के शिखर तक पहुंचे थे, वही युवा अब सड़कों पर उतरकर उनकी पॉलिसीज, संसद से दूरी, इमेच्योर डिप्लोमेसी और तो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर पर तीखे सवाल उठा रहे हैं। संसद में विपक्षी सांसद उनके ऊपर तंज कसते हुए कह रही है कि देश की जनता को अपना चेहरा दिखाइए, आंखों से काला चश्मा उतारिए और जवाब दीजिए। नेपाल पिछले 17 सालों से रिवॉल्विंग डोर पॉलिटिक्स का शिकार था, यानी बारी बारी से सत्ता में वही पुराने चेहरे आते जाते रहते थे। फिर एक दिन बेरोजगारी, एक्सट्रीम करप्शन और खाड़ी देशों में पलायन करने को मजबूर युवाओं की हताशा ने विस्फोट का रूप लिया। वो भी तब जब सितंबर 2025 में तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी लगा दी। इस एक फैसले ने युवाओं के गुस्से को सड़कों पर ला दिया। इसे दुनिया का पहला जेनजी लेड रेवोल्यूशन कहा गया। डिजिटल स्पेस से शुरू हुआ ये विरोध देखते ही देखते हिंसक जन आंदोलन में बदल गया, जिसने ओली सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। और जैसा कि हर आंदोलन को एक लीडर की जरूरत होती है, यहाँ भी थी। युवाओं को एक ऐसा चेहरे की तलाश थी जो ट्रेडिशनल पार्टियों के नेटवर्क से बिल्कुल परे हो, पढ़ा लिखा हो और जिसमें सिस्टम की सड़ी गली परंपराओं से टकराने का जज्बा। ये तलाश खत्म हुई बालेन शाह पर। रैप सॉन्ग से पीएम की कुर्सी तक का सफर। 1990 में जन्मे बालेन शाह ने अपने करियर की शुरुआत एक सिविल और स्ट्रक्चरल इंजीनियर के तौर पर की थी। काठमांडू के अंडरग्राउंड हिप हॉप रैप सीन में भी उनकी एक शानदार रैपर के रूप में पहचान थी। उनके गाने नेपाल की पॉलिटिकल करप्शन और सिस्टम की नाकामी पर सीधा प्रहार करते थे। फिर 2022 में उन्होंने काठमांडू के मेयर पद का चुनाव लड़ने की बात कह के सबको चौंका दिया। इस घोषणा को शुरू में तो सबने हल्के में लिया, लेकिन जल्द ही उनका कैंपेन जोर पकड़ने लगा। इतना हिट हुआ कि वो निर्दलीय लड़कर भी चुनाव जीत गए, मेयर बन गए। मेयर के तौर पर उन्होंने लाइव ब्रॉडकास्ट काउंसिल मीटिंग, डिजिटल बिल्डिंग परमिट और अवैध कब्जों पर बुलडोजर कार्रवाई जैसे फैसलों से खूब लोकप्रियता बटोरी। जब 2025 के आंदोलनों के बाद देश आम चुनाव की तरफ बढ़ा तो बालेन शाह ने राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आरएसपी की कमान संभाली। मार्च 2026 के आम चुनाव में उन्होंने 4 बार के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से सीधी टक्कर ली। उन्हीं के गढ़ झाबा 5 सीटों से चुनाव लड़ा और उन्हें भारी मतों से हरा दिया। ये सिर्फ एक जीत नहीं, एक स्टेटमेंट था। उनकी पार्टी को भी क्लियर मेजॉरिटी मिली और बालेन शाह नेपाल के यंगेस्ट पीएम बन गए। डिलीवरी बेस्ड मॉडल सत्ता संभालते ही बालेन शाह ने कई पॉलिटिकल गिमिक पेश किए। एक कॉर्पोरेट स्टाइल का 100 पॉइंट का सुधार एजेंडा पेश किया, जिसमें ये सब चीजें होनी थी। पहला है मंत्रालय की संख्या 22 से घटाकर 17 करना। दूसरा, 1991 के बाद से सभी टॉप अफसरों और नेताओं की संपत्ति की जांच के लिए एसेट इन्वेस्टिगेशन कमीशन बनाना। तीसरा था सरकारी कर्मचारियों और पुलिस बल को महीने में 2 बार सैलरी देने का ऐतिहासिक फैसला। चौथा था हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर से राजनीतिक संगठनों और ट्रेड यूनियनों का सफाया करना। जेनजी प्रोटेस्ट में मारे गए 76 लोगों को इंसाफ दिलाना। लेकिन जब इन वादों को पूरा करने की नौबत आई तो बालेन शाह सरकार बैकफुट पर नजर आई। जनता का दिल पहली बार यहीं पर टूटा। शुरुआती 50 दिनों तक जिन बालेन शाह को क्रांति का पोस्टर बॉय कहा जा रहा था, अगले 100 दिनों में उनकी कई एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक गलतियों ने उनकी छवि को भारी नुकसान पहुंचाया। अप्रैल से मई में बालेन सरकार ने भारत से सटे इलाकों पर 100 रुपए से ज्यादा के सामान पर सख्त कस्टम ड्यूटी थोप दी। इससे रोजमर्रा के राशन, दवाई और छोटी खरीदारी के लिए भारतीय बाजारों पर निर्भर होना पड़ा, जिसके बाद आम नेपालियों में भारी गुस्सा फैल गया। लोगों के दबाव में सरकार को ये फैसला वापस लेना पड़ा, लेकिन उनकी इमेज में
डेंट तो लग ही गया। उनकी छवि एक इमेच्योर और इम्प्रैक्टिकल लीडर की बन गई। काठमांडू के महल रहते हुए अपने दफ्तर में ग्रेटर नेपाल का नक्शा टांगने वाले बालेन शाह की भारत और चीन के साथ डिप्लोमेटिक पॉलिसी पूरी तरह उलझ गई। उनकी अपनी ही पार्टी के चेयरमैन रवि लामिछाने ने अलग से नई दिल्ली का दौरा किया और उनका स्वागत भी हुआ, जिससे बालेन शाह की पार्टी के अंदर की गुटबाजी, खींचतान और नीतियों पर मतभेद सड़क पर आ गए। बालेन शाह पर सबसे बड़ा आरोप ये लग रहा है कि वो विरोध और सवालों का सामना करने के बजाय एकांत प्रिय हो गए हैं। उन्होंने संसद के सत्रों में आना बंद कर दिया, जिससे विपक्ष ने आरोप लगाया कि वो लोकतांत्रिक जवाबदेही से भाग रहे हैं और तानाशाही रवैया अपना रहे हैं। इसके अलावा वो अक्सर अपनी ही पार्टी की मीटिंग से भी गायब रहते हैं। जुलाई 2026 में नेपाल की दक्षिणी जिलों में सांप्रदायिक हिंसा हुई, जिसमें कई लोग मारे गए और सरकार का रिस्पॉन्स बेहद स्लो था। जनता का विश्वास इस बार और जोर से हिला। इसके अलावा नेपाल में पूर्व सैनिकों का एक प्रदर्शन भी हुआ, जहां वो भारतीय सेना की अग्निवीर योजना के तहत गोरखा भर्ती फिर से शुरू करने की मांग कर रहे थे। इस पर सरकार ने लंबे वक्त से रोक लगाई हुई थी और इस पर सरकार का कोई साफ और ठोस रुख ना होना युवाओं को बहुत अखर रहा था। इस बीच एक और घटना ने लोगों की नाराजगी में इजाफा किया। जुलाई में गणेश नेपाली नाम के एक 25 साल के राइड शेयर ऐप ड्राइवर ने खुद को आग लगा ली। वो काठमांडू मेट्रोपॉलिटन पुलिस से पार्किंग और व्हील लॉक फाइन की लंबी लड़ाई लड़ रहा था। गणेश नेपाली की मौत ने जनता का गुस्सा भड़का दिया। वो सड़कों पर उतर आई। कई शहरों में प्रदर्शन हुए और ऑपोजिशन ने भी इस मुद्दे को खूब तूल दिया। नेपाल की युवा आबादी देश की कुल जनसंख्या का 43% है। ये वही पीढ़ी है जिसने बालेन शाह को एक मसीहा के रूप में देखा था। लेकिन 150 दिन बीत जाने के बाद भी रोजगार के मोर्चे पर कोई ठोस नीति ना बनाने, लगातार बढ़ते पलायन और आर्थिक तंगी के चलते युवाओं की सब्र का बांध टूट रहा है। काठमांडू की सड़कों पर वही जेनजी युवा दोबारा उतर रहे हैं, जिन्होंने 5 महीने पहले बालेन शाह के समर्थन में झंडे लहराए थे। अंतर सिर्फ इतना है कि अब वो बालेन शाह से उनके किए 100 पॉइंट वादों का हिसाब मांग रहे हैं।